चलिए भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं रसायन विज्ञान जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज मैंने लिया है और इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। धातु और अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। पर सीधे हम इस चीज पर जंप नहीं करेंगे। हमारा सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि किसी भी चैप्टर को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम ये जानेंगे कि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कितनी चीजें दी गई हैं, उसे हमें कैसे पढ़ना है। तो चलो भाई, आज के सेशन में हमें पढ़ना होगा धातु एवं अधातु का परिचय। यानी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि परिचय वाला भाग, जहां पर हमें हर एक छोटी छोटी चीज की जानकारी मिलेगी कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सेकेंड नंबर पर फिर हम हमारे एक पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा धातुओं के भौतिक गुणधर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज हम हमारी धातु से स्टार्ट करेंगे जहां पर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं या भौतिक गुणधर्म की बात करूं उसे हम पढ़ेंगे। जल्दी से थम्स अप करना है और हम फिर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सेशन में आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी चीजें उसमें दी गई हैं। तो भाई आपको चाहे धातु हो चाहे वो अधातु हो, बात समझ में आ रही हो, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो, इन दोनों के ही क्या पढ़ने हैं, भौतिक गुणधर्म पढ़ने हैं। मैम ये भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो इंग्लिश में इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। लेकिन मैम ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं, इनको पढ़कर हमें किन चीजों का नॉलेज होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये भौतिक गुणधर्म आपको दोनों ही चीजों के पढ़ने हैं। किन किन चीजों के पढ़ोगे, चाहे मैं बात करूं धातु की या मैं बात कर दूं अधातु की, है ना, चाहे मैं बात करूं मेटल्स की या मैं बात कर दूं नॉन मेटल्स की, इन दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हम भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। इन्हें पढ़ने से किन चीजों की नॉलेज होगी, तो हम यहाँ पर डिफरेंस करना सीखेंगे कि अगर कोई भी चीज धातु है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, अगर कोई भी चीज धातु है तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, और अगर कोई चीज अधातु है यानी नॉन मेटल है तो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कोई चीज धातु है और अगर कोई चीज अधातु है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना कोई डिफरेंस तो होगा ना। बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी धातु की अलग होती हैं। धातु की पहचान उनके गुणधर्म के आधार पर होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होगी। सेम वही चीज मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स पर भी एप्लीकेबल होती है, अप्लाई होती है कि जो अधातु होती हैं उनके भी भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगी कि कोई धातु है तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। अब आप कहेंगे मैम ये नॉन मेटल में नहीं होता क्या, बस वही तो हमें जानना है, बस वही तो हमें जानना है कि धातु के कौन कौन से गुणधर्म हैं और अधातु के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, जिनके आधार पर हम दोनों में ही क्या कर सकेंगे, अंतर यानी कि डिफरेंस। क्लियर ये चीज। हमारा फर्स्ट डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो भौतिक गुणधर्म होने वाला है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रासायनिक गुणधर्म। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमें पढ़नी ही है, लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, है ना। हम कुछ रासायनिक गुणधर्म पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि धातु और अधातु इन दोनों के ही रासायनिक गुणधर्म पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एनसीईआरटी में है, बट जैसे कि आपको पता है कि हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, तो एज इट इज वैसे ही पढ़ेंगे, ताकि जैसे ही आप एनसीईआरटी ओपन करो आपको हर एक सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर से सुनो, भौतिक गुणधर्म में आपको पता चल गया है, वैसे ही हम रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे कि धातु की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है और अधातु का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं अभिक्रिया, रिएक्शंस भी तो होती होंगी ना भाई, धातु भी रिएक्शन धातु का रिएक्शन भी होता होगा और अधातु का भी होता है, तो इनकी ओवरऑल हमें यहाँ पर अभिक्रियाएं पढ़नी होंगी कि धातु की कौन कौन सी अभिक्रिया है और अधातु की कौन सी होती है। अब धातुओं की प्राप्ति एक्चुअली में कैसे होती है, ये भी हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा। तो हम बिल्कुल एंड में, सबसे एंड में क्या पढ़ेंगे, धातुओं की प्राप्ति भी पढ़ेंगे।
अगेन मैं एक चीज रिपीट कर देती हूँ, ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। अभी आप क्लास 10th में हैं तो यहाँ से आपका बेसिक जो है वो बनेगा, यानी आपको बेसिक के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीजें धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में याद हो जाएंगी। और इसे हमें ऐसे पढ़ना है कि आने वाले टाइम में जब भी इसकी जरूरत पड़े, और मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो पड़ेगी, ऐसा मत कभी सोचना कि 10th क्लास पढ़ ली बस खत्म कहानी, इसके बाद दोबारा कभी साइंस से पल्ला नहीं पड़ने वाला है, साइंस हमसे नहीं टकराएगी, तो ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह टकराएगी भाई। आपका कोई ना कोई ड्रीम तो होगा ना, बड़े होकर आपको कुछ ना कुछ बनना होगा, तो वो ऐसे तो नहीं बनेंगे कि हमने 10th क्लास पास कर ली, 12th पास कर ली और सीधे हमारा वो ड्रीम अचीव हो गया, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टडी, क्योंकि ये हमारा हमेशा साथ देती है ना। तो ये कभी मत सोचना कि धातु अधातु ऐसे बस पेज टर्न कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, मैम तो पढ़ा ही रही है, बस हम पेपर पास करने के लिए इसको पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। हमारा जो इसको ये पढ़ने का पर्पस है वो फ्यूचर में भी हमारे काम आए, कुछ इस पर्पस से हम इसे पढ़ रहे हैं। सो फाइनली भाई हमको इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ गया है, यानी हमें इसका इंट्रोडक्शन, परिचय समझ में आ गया है। ठीक है, चलो भाई चलो, अब एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो जरा, है ना। सो बात कुछ ऐसी है कि नॉन मेटल्स और मेटल्स में हमने उसकी इंट्रोडक्टिव पार्ट को देख लिया है, परिचय वाली बात को देख लिया है। अब हम एक एक करके उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखने जा रहे हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी ये तत्व क्या होते हैं। सीधे धातु और धातु पे जंप नहीं करना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, है ना, कि हम तत्व पढ़ेंगे और वहां से फिर धातु अधातु को पढ़ने वाले हैं। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बस वही क्या कहलाते हैं, तत्व, यानी ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जब पहले की मैं बात करूं, है ना, जब हमारे साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्चेस करते थे, है ना, खोजे करते थे, तो उस समय की बात है, तब तो एलिमेंट्स के बारे में ऐसा नहीं पता था कि टोटल इतने ही एलिमेंट्स होंगे, वो तो धीरे धीरे करके पता चला। अच्छा, पहले ये पता था क्या कि फिजिक्स ही होगी। फिजिक्स की जानकारी आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले नहीं हुई है, बहुत पहले से हुई है, लेकिन इकट्ठा नहीं हुई थी। साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके एक एक करके बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। और ये फिजिक्स के साथ ही नहीं हुआ था, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ एंड बायोलॉजी, सभी के साथ ये चीजें हुई थी। धीरे धीरे करके हमें हर एक चीज की जानकारी मिली थी, और आज हम साइंस में हर एक चीज को बहुत अच्छे से जान चुके हैं जो हमारे सिलेबस में, सबका नहीं बोल रही हूँ, हर एक चीज को जान चुके हैं जो हमारे सिलेबस में है। वरना आपको मैम भगवान कहाँ है, हमें तो ये अभी साइंस ने बताया ही नहीं है, तो ये उसकी बात नहीं चल रही है, बुक के सिलेबस की बात चल रही है। चलो भाई, सो तत्वों की बात मैंने क्यों की है, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन इसलिए, तत्वों की बात इसलिए चल रही है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब तत्व होते हैं, क्योंकि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। और जो तत्व होते हैं बस उन्हीं ही कुछ कैटेगरी में बांटा गया। अब आप कहेंगे मैम तत्वों को बांटने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट करी, खोज करना स्टार्ट करी, तो हुआ कुछ ऐसे कि उनको ये चीज पता चली। क्या पता चला उनको, कि कुछ परमाणु ऐसे हैं, है ना, कुछ परमाणु ऐसे हैं जो कैसे हैं भाई, समान उनमें क्या है, समान उनके गुणधर्म है। या मैं कहूं, परमाणु ना बोल के मैं क्या कहूं कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके जो गुणधर्म है वो समान है। फिर उनको ये पता चला कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके गुणधर्म और अलग है, मतलब कुछ के अलग मिले, कुछ के अलग मिले। और तीसरी जगह इन्होंने ये पाया कि कुछ तो ऐसे भी थे जो इन दोनों से भी अलग थे, है ना, कुछ तो ऐसे भी थे जो इन दोनों से भी कैसे थे भाई, अलग थे। तो बस यहीं से पता चला। और ये टोटल कितने तत्व थे ये भी सुन लीजिए कि टोटल कितने एलिमेंट्स थे, टोटल कितने तत्व थे। तो मैं आपको बता दूं, टोटल एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं, टोटल एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं, और वो कितने हैं, 118। टोटल कितने एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं, तो वो है 118। और 118 में धीरे धीरे करके पता चला कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणधर्म समान हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणधर्म अलग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों से ही क्या है, बहुत अलग हैं।
कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों से ही कैसे हैं, बहुत ज्यादा अलग हैं। देखो कुछ ऐसे होते हैं जैसे इनको कुछ कैटेगरी में ही बांट दिया। अब जो हमें अधिक मात्रा में मिले वो क्या थे भाई, मेटल्स से, है ना। इन्हें हमने क्या दिया, ये क्या कहलाए, धातु कहलाए। धातुओं जितनी समान तत्वों वाले थे, या मैं कहूं जितनी भी धातुएं थी, फिर ये पता चला कि इन सभी के गुणधर्म कैसे हैं, समान हैं। जितनी भी धातुएं होंगी उन सभी के गुणधर्म कैसे होंगे, प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। और ये सब किस में हुआ, 118 एलिमेंट्स यानी कि तत्वों में हुआ, जिनमें से ये पता चला कि जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोल दिया गया, नॉन मेटल्स, है ना। ये क्या कहलाए, नॉन मेटल्स कहलाए। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। हिंदी में ये क्या कहलाती है, अधातु कहलाती है। तो धातु हो गई, है ना, और क्या हो गई, अधातु हो गई। ठीक है, तो ये दो चीजें पता चली। कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि तीसरा क्या था, कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि तीसरा क्या था, हाँ बोलो बोलो। जैसे उपधातुओं के बारे में भी पता चला। सो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जो तत्व थे उनको भी क्या किया गया, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। धातुओं के भौतिक गुणधर्म अलग हुए, मेटल्स अलग हुए, नॉन मेटल्स अलग हुए। तो ये इस तरीके से इनके गुणधर्म को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, कैटेगराइज्ड कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया। अब यहां से इसकी कहानी होती है, धातु अलग हो गए, अधातु अलग हो गए, उपधातुएं कैसी होती हैं भाई, अलग होती हैं। वो भी कैसी होती हैं, अलग होती हैं। अब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम केवल और केवल किसको पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धातु को, है ना। आज की क्लास में हम केवल और केवल डिस्कशन करने वाले हैं धातु के ऊपर। तो धातु में क्या पढ़ने वाले हैं, इनके भौतिक गुणधर्म, कि इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं भाई। जैसे कुछ धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, शाइनिया होती, कुछ क्या सभी धातुओं में ये चमक का गुण होता है क्या, ये आज हमें पता चलेगा, है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है भाई, भौतिक गुणधर्म है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना है। सभी धातुओं में हम देखेंगे कि क्या होता है, ये चमकदार यानी शाइनी होते हैं। इन्हीं के बारे में बात करें तो इनमें आघात वर्तनीयता का भी गुण होता है। धातुओं की ही बात करूं मैं तो इनमें तन्यता होती है ना। डक्टाइल जो कि कहलाते हैं। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है और इनका गलनांक भी कैसा होता है, उच्च होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। इसी के साथ धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की भी क्या होती है, ये सुचालक यानी गुड कंडक्टर होती हैं। सभी धातुओं में ध्वनिक का गुण होता है और सभी धातुएं प्रायः कैसी होती हैं भाई, कठोर होती हैं। सभी धातुएं प्रायः कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। तो बात समझ में आ रही है, फिर से सुनेंगे कि मैम आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि अगर कभी भी धातु पढ़ने जाओगे या धातु की मैं बात करूं, ये सारे गुणधर्म उसमें होने ही चाहिए। पर कुछ जगह आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे, कुछ जगह आपको अपवाद भी मिलने वाले हैं। सो वो भी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। सो ये कहानी आपको समझ में आ गई थी, तत्वों वाली कहानी समझ में आ गई थी कि धातु होती हैं, उपधातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं। हमने तीन चीजें देखी थी, है ना। और हमें ये पता चला था कि जो धातुएं होती हैं वो नेचुरली हमको मिलती है ना। जो मेटल्स होते हैं वो नेचुरली हमको मिलते हैं। अभी हम जानेंगे कैसे, क्यों, किस लिए। चलो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखने जा रहे हैं, चमकदार। अब आप कहेंगे क्या मैम धातुएं चमकदार होती हैं क्या, यस। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी या गुणधर्म की अगर मैं बात करूं तो सभी धातुओं में चमक होती है। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा चमकदार धातु कौन सी है, आ रहा होगा कि नहीं। अरे भाई एक बात बताइए कि आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं वो गोल्ड पहनती हैं, है ना, वो सिल्वर पहनती हैं, वो कई सारे ऑर्नामेंट्स का या मैं कहूँ आभूषण पहनती हैं, जो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेकिन मैम हम ऐसी किस चीज को पहने जो सबसे ज्यादा चमकदार हो, तो ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध अवस्था में धातुओं में चमक अथवा चमकदार सतह होती है ना। जो शुद्ध अवस्था में बात चल रही है तो धातुओं में क्या होती है, उसमें
चमक होती है, और उसका जो सरफेस होता है या मैं कहूँ उसकी जो सतह होती है वो भी कैसी होती है भाई, चमकदार होती है। सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चांदी के बारे में अगर कोई बात करे, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकदार धातु क्या है, तो वो चांदी ही है। सबसे ज्यादा चमकदार धातु क्या कहलाएगी, तो वो हमारा क्या होगा भाई, सिल्वर ही है ना, वो क्या है, सिल्वर ही है। तो हमें एक चीज पता चल गई कि मैम ठीक है, हमारे को एक चीज तो क्लियर है कि धातुओं में चमक होनी चाहिए, हमने ये चीज जान ली। और सबसे ज्यादा चमकदार कौन सी धातु होती है, तो वो चांदी होती है। और मैम चांदी में कौन सी चमक होती है, तो वो सफेद चमकदार कैसा होता है, सफेद होता है। मतलब उनमें कैसी चमक होती है, सफेद चमक होती है। कभी किसी चांदी में चमक आपने गोल्ड की देखी है क्या, पीले की देखी है क्या, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं होता है। तो सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, जिनमें चांदी की सतह चमकदार सफेद होती है। सोने की अगर बात होगी तो भाई सोना, गोल्ड भी तो कितना चमकता है। जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा वो ज्यादातर किसके पीछे जाती हैं, डायमंड हो गया है ना, गोल्ड हो गया है ना, डायमंड इसमें मतलब क्या जाना, लेकिन तो डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, या मैं कहूँ सिल्वर हो गया। सिल्वर के पीछे तो इतना नहीं भागते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर उनका ज्यादा क्रेज रहता है, क्योंकि वो कैसी होती है, बहुत शाइनी होती है, और महंगा आता है ना, महंगा भी तो आता है ये। तो खैर अभी हम जानते हैं कि सोना जो चमकता है, सोना भी क्या है, एक धातु है, और वो भी कैसी है, शाइनी होती है, यानी कि चमकदार होती है। लेकिन मैम हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि जो गोल्ड होता है उसकी चमक सफेद नहीं होती, तो भाई कैसी होती है, तो गोल्ड की जो चमक होती है पीली होती है। इसी के साथ जो तांबा होता है यानी जो कॉपर होता है वो भी चमकता है, लेकिन वो लाल भूरे रंग का होता है। सो फाइनली हमें ये पता चल गया, मैम ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि सुनो, सारे ध्यान से सुनेंगे। और क्या सुनेंगे सारे ध्यान से, कि अगर आपको धातु के बारे में जानना है भाई, तो ये बात ध्यान रखना कि सभी धातुओं में चमक का गुण होता है। वे कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। और सबसे ज्यादा चमकदार धातु कौन सी है, तो वो है चांदी। और सभी धातुओं में होता है गुण। और चांदी में चमक कैसी होती है, सफेद। और सोने में चमक कैसी होती है, पीली होती है। कॉपर यानी तांबे में कैसी होती है, लाल भूरे रंग की होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। चांदी और सोने का उपयोग विशेष रूप से कहाँ होता है, कहाँ यूज करते हो इनका, भाई अभी बीच में डायमंड बोला था, वो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि वो एक धातु है। जहां पे मेंशन करूंगी ना उसी चीज को, बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए उसके बारे में बता रही थी कि जो हीरा होता है उसमें वो भी एक तरीके का आभूषण होता है भाई, उसमें भी चमक होती है, पर वो चमक ये वाली चमक नहीं है। वो जब मैं आपको नॉन मेटल पढ़ाऊंगी तो हम जानेंगे कि हीरा कैसे चमकता है। फिर आप ये आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैम हीरा तो कैसा है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में तो चमक का गुण ही नहीं होता है। बस वही तो समस्या है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लेकिन कहानी थोड़ी सी चेंज है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके हम हर एक चीज क्लियर करेंगे। अभी हम जान रहे हैं धातुओं में चमक का गुण, फिर उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो चांदी और सोने का उपयोग विशेष रूप से कहाँ होता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी चमकदार सतह होती है जो नमी और वायुमंडलीय गैसों से आसानी से खराब नहीं होती है। समझ रहे हो, जो अगर नमी पड़ने की अगर मैं बात कर दूं तो नमी के कारण गोल्ड खराब हो जाए इतना आसान नहीं होता है। हमारे वायुमंडल में कई सारी गैसेस होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कि मैं चांदी की पायल पहन रही हूँ, मैं नहीं पहन रही हूँ, हम किसी को लेकर आते हैं, हम लेकर आ गए चिंकी को, है ना, हम चिंकी को लेकर आ गए। और चिंकी के बारे में बात करें तो चिंकी डेली क्या पहनती है, चिंकी के तो बहुत सारे बाल होते हैं ना, चीकू के बाल कम होते हैं। तो हमें यह पता चला कि भाई चिंकी के पैरों में डेली क्या हो, चांदी की पायल होती है। और चिंकी क्या पहनती है, गले में एक सोने का मंगलसूत्र भी पहनती है। पर चिंकी तो शादीशुदा ही नहीं है, सोने की चेन पहनती है फिर, ठीक है। चिंकी शादीशुदा नहीं है तो वो पतली से पायल पहनने का उसे शौक है और गले में सोने की चैन पहनती है। अब क्या होता है कि चिंकी, ऐसा होगा क्या कि चिंकी ने आज गोल्ड की चैन पहनी है और कल अगर वो कल सुबह सोकर उठेगी तो वो चेन पूरी काली हो जाएगी, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि चांदी और सोने की मैं बात करूं तो इनमें क्या बोला है कि एटमॉस्फेयर के कारण, वायुमंडल में गैसों के कारण या नमी के कारण ये कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। मतलब उनके कारण इनमें एक परत नहीं चढ़ती है या लेयर नहीं चढ़ती है।
जब बहुत पुराने ये हो जाएंगे ना, बहुत पुराने, जैसे आपने कई बार शादियों के टाइम देखा होगा, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो उनके जो गोल्ड की ज्वेलरीज हम निकालेंगे, सिल्वर निकालेंगे, तो उनमें थोड़ा शाइनी कैसा होता है, चमक कैसी होती है, थोड़ी सी कम होती है, बट उनको पॉलिश करवाओ तो वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि धातुओं में किसका गुण होता है, चमक का गुण होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? पॉइंट समझ में आ रहा है, यस और नो? तो मैम ने हमें बता दिया भाई कि धातुओं में चमक का गुण होता है ना। चांदी और सोने का उपयोग आभूषण बनाने में होता है, यस मैम, हम चांदी और सोने के बहुत सारे आभूषण हमने देखे हैं, हमारी मम्मा के पास भी है और हम भी कुछ कुछ पहनते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस उम्र में अभी घर वाले पहनने देते होंगे, क्योंकि स्कूल में भी अलाउड नहीं होता है ना। चलो, तो हमने ये कहानी देखी है। चलो भाई, चलो एसएस ले लेंगे इसका, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो 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 चलो, अब आते हैं थोड़ा आगे। अभी ये सेक्शन पूरा नहीं हुआ है ना। चमकदार वाला जो पार्ट था धातुओं को लेकर, वो पूरा नहीं हुआ है। देखो जैसे ये इसके बारे में बात चल रही है, ये थोड़ी सी पुरानी होगी, पर पॉलिश कराएंगे तो ये नई जैसी हो जाएगी। एज इट इज ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि पुरानी चीज कैसे नई हो सकती है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, अधिकांश धातुओं की सतह लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर फीकी हो जाती है। लंबे समय तक बात चल रही है ना। ऐसी धातुओं की सतह पर वायु की गैसों के आक्रमण के कारण होती है, मतलब ऐसी धातुओं की सतह पर वायु की गैसों के आक्रमण के कारण होता है, मतलब बेसिकली वायुमंडल में जो गैसेस होती है उनके कारण ऐसा होता है, जिससे ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, इनकी पतली परत जो है वो जम जाती है, जिसके कारण जो बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा कई बार जो बर्तन होते हैं, जैसे तांबे का बर्तन होता है, अगर हमने देखा है कि वो बहुत समय हो जाता है तो थोड़ा सा काला पड़ने लगता है, फिर उसको वॉश किया जाता है कि नहीं, अच्छे से उसको साफ किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि उन पर ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, इनकी पतली परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वो कैसे दिखने लगते हैं, थोड़े से काले दिखने लगते हैं। सोने और चांदी की मैं बात करूं, उन पर ये थोड़ा रिएक्शन कम होता है, बाकी सारी धातु के कंपैरिजन में कम होता है ना, क्योंकि वो कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। वैसे तो सभी धातुएं होती हैं, लेकिन चांदी सबसे टॉप पर आएगी और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सोना आएगा, है ना। पर ये कुछ उन धातुओं की बात चल रही है जिनमें हमारे वायुमंडल की गैसेस का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण वो जो धातुएं होती हैं उन पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, इनकी पतली परत जम जाती है। आगे देखो, आभूषणों में सोने का उपयोग इसके चमक के कारण होता है, जो आसानी से नहीं खोती हैं, क्योंकि सोने पर हवा की गैसों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चिंकी चली गई, चिंकी आज कल परसों नरसों जितने भी दिन गोल्ड पहनेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में ही वो काला पड़ने लगेगा, भाई रियल गोल्ड होगा। जैसे गोल्ड में भी आपको पता होगा, है ना, 24 कैरेट गोल्ड होता है, 22 कैरेट गोल्ड होता है, 18 कैरेट गोल्ड होता है। भाई गोल्ड में भी तो बहुत सारी चीजें आती हैं। प्योर गोल्ड की बात करोगे, शुद्धतम सोना कौन सा होता है, 24 कैरेट होता है। पर अगर आप बोलोगे ना, जैसे आप ज्वेलरी बनवाने जाओगे और आप 24 कैरेट का ही गोल्ड बनवाते हो, तो वो प्योर होता है, और प्योर गोल्ड बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना, वो जल्दी टूट सकता है। तो कभी भी कोई ज्वेलरी अगर बनवाता है तो वो 24 कैरेट की नहीं, बल्कि किसकी, 22 कैरेट की बनवाता है, जिनमें गोल्ड का परसेंट ज्यादा होता है, लगभग 92 के आसपास इसमें गोल्ड रहता है। बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है इसमें दूसरी चीजें रहती हैं, ठीक है। 18 में क्या होगा, लगभग 75% के आसपास गोल्ड रहता है, बाकी बचे हुए भाग में दूसरी चीजें रहती हैं। गोल्ड तो होगा लेकिन 75%, फिर 90 या 92%, फिर उसके बाद 24 कैरेट में तो पूरा गोल्ड ही होगा। पर वो पूरा गोल्ड है तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो इजीली मुड़ सकता है, टूट सकता है, ये सारी चीजें। सो यहां तक हमने देखा। फाइनली मुझे लग रहा है कि अब आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां हमने क्या सीखा, तो पहला पॉइंट हमने सीखा है कि सभी धातुओं में चमक होती है, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, विशेष रूप से चांदी, मतलब टॉप पर भी बोले सबसे ज्यादा चमकदार, तो आंसर क्या होगा, चांदी, और दूसरे नंबर पर क्या होगा, सोना। बाकी सब में भी ये चमक का गुण होता है, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सोना, चांदी। और कुछ ऐसी धातुएं जिन पर परत जम जाती है, किसकी,
तो जिनमें परत जम जाती है ऑक्साइड की, कार्बोनेट की, सल्फाइड की, जिसके कारण वो बर्तन की ही बात करूं या मैं आभूषणों की बात करूं या मैं किसी धातु की बात करूं, वो कैसे पड़ने लगते हैं इन परत के जमने के कारण काले से। ठीक है, चलो चलो भाई, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो क्या है, आघात वर्धनीयता, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या है, आघात वर्धनीयता। मैम ये आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो किसी पदार्थ को दबाने पर विकृत होकर, है ना, दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इस भाषा से तो आप कभी भी नहीं समझोगे, तो दूसरी भाषा पे आओ। आघात वर्धनीय पदार्थों को हथौड़े से पीटकर या बेलकर आसानी से चपटा किया जा सकता है। तो किसी भी धातु को ठोककर, पीटकर पतले चादर में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोला है, किसी भी धातु को ठोककर, पीटकर उसे पतले से चादर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। भाई बुक की लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी ना, बुक की तो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, है ना, और हम हमारी भी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, हम दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे, हमें सब समझ में आ जाएगा। तो सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसमें हम उसे ठोक पीट कर पतले चादर में बदल सकते हैं। धातुएं प्रायः कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, चांदी, सीसा आदि सब क्या है, आघात वर्धनीय है। इन्हें हथौड़े से ठोकोगे, पीटोगे तो ये पतले से चादर में क्या हो सकती हैं, चेंज, यानी कि परिवर्तित हो सकती हैं। समझ रहे हो इस चीज को? अच्छा, आपने जैसे वो खाया होगा, काजू कतली खाई होगी, और आपने देखा होगा कि ये जो काजू कतली होती है ना, आपने देखा होगा इस काजू कतली में चांदी की परत चढ़ी होती है। अब ये मत कहना कि मैम हम चांदी ही खा लेते हैं क्या, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी अभी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कहानी और जानो। हालांकि सभी धातुएं समान रूप से लचीली नहीं होती। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि धातुओं को ठोक कर, पीट कर, हमने उसको ठोका पीटा और पतले से चादर में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या बोल दिया, तो उसी को हमने बोल दिया आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता हमने उसी को ही बोला है। तो इसके लिए तो क्या सभी धातुएं कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, पर सब धातुएं इस लेवल पे लचीली नहीं होती, इस तरीके से लचीली नहीं होती है। जैसे हमने अभी चमक का गुण देखा, तो सभी धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार कौन सी हुई, वो सोना चांदी हो गई। समझ रहे हो? बाकी सब में भी चमक थी, लेकिन उनमें ज्यादा थी। वो हमारे वायुमंडल के कारण काली नहीं पड़ी आसानी से, है ना, वो नमी के कारण काली नहीं पड़ी आसानी से। तो वैसा ही आघात वर्धनीयता में भी होता है कि सभी धातुएं आसानी से लचीली नहीं होती हैं। तो हालांकि सभी धातुएं समान रूप से लचीली नहीं होती, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक लचीली भी होती हैं। उदाहरण के लिए सोना और चांदी सबसे अधिक लचीली धातुएं होती हैं। या मैं बोलूं आघात वर्धनीयता का सबसे ज्यादा गुण किस पर होता है, या सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, चांदी और सोना। कहाँ चला गया, चांदी और सोना, या सोना या चांदी। भाई ये हर जगह आगे मिलेंगी आपको, ये हर जगह आगे मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी ये इजीली ठोक पीट कर हम इसे पतले से चादर में बदल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितने छोटे छोटे से इसके आभूषण बनते हैं, कैसे बनते होंगे, क्योंकि ये कैसी होती हैं, लचीली होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। पर ये कभी मत करना कि आपके घर में कोई मम्मा के आपकी ज्वेलरी रखी होगी गोल्ड की, सिल्वर की, तो आप सोचो कि मैं इसे गैस पर लेके जाता हूँ, आज मैं इसे जलाऊंगा और मैं इसका कुछ ना कुछ दूसरा बनाने की कोशिश करता हूँ, मार पड़ेगी और कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छे से मार पड़ेगी, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। सुनो, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा भी अत्यधिक लचीली धातुएं हैं। इन सभी धातुओं को हथौड़े से पीटकर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है, जिन्हें क्या कहते हैं, फॉइल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, फॉइल कहते हैं। फॉइल देखे होंगे ना आपने, तो बस उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो हमने ये देख लिया भाई, मैम ने हमें दो चीज बताई, चमक वाली बात बताई, मैम ने हमें याद करा दिया अच्छे से, अब हम कभी नहीं बोलने वाले। मैम ने दूसरा पॉइंट भी हमें क्लियर कर दिया कि सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब हम इन धातु शीटों और फॉइलों में कई अनुप्रयोग होते हैं, कुछ अनुप्रयोग भी तो देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं,
चांदी की पन्नी का उपयोग मिठाइयों को सजाने के लिए किया जाता है, यस, लेकिन ये कभी मत कहना कि तुम चांदी को खा लेते हो, समझ रहे हो। और ये भी कभी एक्सपेरिमेंट मत करना कि चांदी वो काजू कतरी निकाली, कितनी महंगी आती है वो, वैसे इतनी महंगी आती है, पता चला उसके ऊपर की वो लेयर निकाली और सुनार के पास गए, ज्वेलरी शॉप पे गए और उससे बोला मुझे ये बेचना है, और आपको लग रहा है कि अगर वो उसके अच्छे रेट दे देगा, भगा देगा, वो भी आपको भगा देगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो चांदी होती है, चांदी की पन्नी का उपयोग मिठाइयों को सजाने के लिए किया जाता है। ये खाने योग्य वाली होती है, बहुत ही पतली इसकी पन्नी होती है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही पतली पन्नी होती है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती हैं बेसिकली उनका यूज होता है दवाओं में, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और खाद्य पदार्थ में क्या आ जाएगा, आपने बिस्कुट को देखा होगा, पैक किया जाता है किससे, एल्यूमिनियम फॉइल से। चॉकलेट जो है वो भी पैक की जाती है, किससे की जाती है, एल्यूमिनियम फॉइल से। आदि को लपेटने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूध की बोतल के ढक्कन भी एल्यूमिनियम फॉइल के ही बने होते हैं। इसी के साथ लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम आदि की चादरों का उपयोग बर्तन, कंटेनर और ऑटोमोबाइल की बॉडी यानी उसका शरीर बनाने के लिए भी किया जाता है। सो कहां कहां इसका यूज हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये चैप्टर जिसको लग रहा है खतरनाक है, नहीं है, बस देखो समझने के ऊपर होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, आप खुद सोचो हमें कितनी सारी चीजें पता चल रही हैं। सोना, चांदी, जैसे अभी तक आपको लग रहा होगा कि सोना अच्छा 24 कैरेट का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी अभी वो एज है कि आपको इतना क्लियरिटी होगी कि 24 कैरेट भी है, 22 कैरेट भी है, 18 कैरेट भी है। बट जिसे है तो अच्छी बात है, पर जिसे नहीं है तो उसके लिए कितनी नई चीज पता चली। फिर ये भी पता चला कि अच्छा फिर भी 24 कैरेट है, प्योर गोल्ड है, बट उसको फिर भी नहीं पहन सकते क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, इजीली टूट जाएगा, गिर जाएगा। फिर डांट पड़ेगी कि कहाँ गोल्ड गिरा कर आ गई, ऐसी डांट पड़ेगी ना, सब होगा। इसलिए ध्यान रखना इन चीजों का। सो फाइनली मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज में किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको होगा, हाँ या ना। एक ही चीज न जाने कितनी बार रिपीट कर करके पढ़ाई है ताकि यहाँ बैठ जाए, है ना। चलो भाई अब बढ़ते हैं हम आगे। सो हमने क्या जाना, हमने चमक का गुण देखा, धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है। हमने आघात वर्धनीयता का गुण देखा है ना। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं तन्यता, डक्टाइल जिसे हम कहते हैं। मैम ये तन्यता क्या होती है, चमक पता चल गई कि सभी धातुओं में चमक का गुण होना ही चाहिए, सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होना ही चाहिए। उसे हम ठोके पीटे तो वो पतली सी चादर में चेंज हो जाए। अभी लास्ट में अपनी लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे है तन्यता। मैम ये डक्टाइल क्या होता है, तो धातुएं आमतौर पर तन्य होती हैं, है ना। तन्य होती हैं का मतलब क्या है तो समझो, यानी उन्हें तारों में खींचा जा सकता है। मतलब धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम खींच तान कर एक पतले से तार में चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं बता दूं कि अपने घर में किसी गोल्ड के साथ ये एक्सपेरिमेंट मत करना, आप नहीं कर सकते हो ये कि पता चला आपने गोल्ड लिया और उसको जबरदस्ती खींचने में लगे कि मैम ने तो बताया था कि इसमें तन्यता का गुण होता है, लेकिन ये तो मुझसे खिंचा ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं होता है तन्यता का गुण, समझ रहे हो। च्युइंगम थोड़ी है कि उसको पकड़ोगे और खींचोगे खिंचा जाएगा। आप लोगों को इसलिए इतना क्लियर कर रही हूँ, भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हो। तो तन्यता, डक्टाइल की मैं बात करूं, धातुएं आमतौर पर कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य यानी उन्हें हम क्या कर सकते हैं, खींच तान कर एक पतले से तार में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ धातुओं के इस गुण को लचीलापन कहते हैं। भाई एक ये तो बिल्कुल सच है, फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तभी तो ये चीज हो पा रही है, हाँ ये ना। फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तभी तो वो बिल्कुल इतना लंबा खिंचा पा रही है। आघात वर्धनीयता की तरह सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती हैं, बिल्कुल सही। आघात वर्धनीयता का गुण भी धातुओं में होता है। हमने जहां देखा था कि पतला सा चादर में तो परिवर्तित हो रही थी, लेकिन सारी धातुएं इतनी लचीली तो नहीं थी। सबसे ज्यादा कौन सी थी, सोना था, चांदी था, है ना, ये सारी थी। तो वैसे यहाँ पर भी है, सोना और चांदी सबसे अधिक कैसी होती है, लचीली धातु है। अभी हमने पढ़ा 1 ग्राम सोने को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही। 1 ग्राम सोने को खींचेंगे और हम उसे खींचकर पतले से लंबे 2 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। पर आप और मैं ऐसे पकड़ के नहीं कर सकते, है ना। कोशिश भी मत करना कि हमने गोल्ड लिया, है ना, 1 किलोग्राम गोल्ड लिया, बर्बाद मत कर देना, बीच से टूट जाएगा तो अलग डांट पड़ेगी।
वास्तव में ये धातुओं द्वारा दर्शाए गए आघात वर्धनीयता और लचीलेपन के गुण के कारण है कि उन्हें किसी भी वांछित आकार में ढाला जा सकता है। बेसिकली किसके कारण होता है, तो ये कारण है उसके पीछे आघात वर्धनीयता, लचीलापन भी बोल सकते हैं, या मैं कहूं तन्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब तक मैं आपसे ना बोलूं कि क्लास खत्म, तब तक क्लास नहीं खत्म, और जो टाइम है 7:30 मतलब 7:30 ही रहेगा। चलो बोर्ड पे देखेंगे। तन्यता, तन्यता मतलब समझ में आ गया, धातुओं में, सभी धातुओं में तन्यता होती है, ये डक्टाइल होती हैं, यानी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, पतले से तार में खींच तान कर एक पतले से तार में परिवर्तित कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। एसएस आप ले चुके होंगे, है ना। इसी में हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं और इनका गलनांक कैसा होता है, तो वो उच्च होता है। मैम ये सुचालक मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसे हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। मतलब धातुएं जो होती हैं वो केवल ऊष्मा की ही नहीं, वो केवल ऊष्मा की ही नहीं बल्कि विद्युत की भी क्या होती है, सुचालक होती हैं। पर इनके कुछ अपवाद भी मिलेंगे, अभी देखेंगे आगे धीरे धीरे करके। सुनो, पर ये बात ध्यान रखना कि सभी धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। एक्सेप्शन अभी बताऊंगी, बट अभी यही ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि इनका गलनांक भी कैसा होता है, हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, अब इनका गलनांक उच्च होता है तो वो भी क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। जैसे देखो, एक मोटा तांबे या एल्यूमिनियम का तार लेना है। एक मोटा तांबे या एल्यूमिनियम का क्या ले लिया है भाई, तार ले लिया है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, एक मोटा तांबे या एल्यूमिनियम का तार लिया है, इसे क्लैंप स्टैंड में क्षैतिज रूप से जकड़े। जकड़े मतलब जैसे हमने इसे क्या किया है, ये क्या है, क्लैंप स्टैंड है। ये क्या है, एक स्टैंड है जिसमें इसे कैसे रखा है, क्षैतिज रूप में रखा है। बात समझ रहे हो। और एक मोटा तांबे एल्यूमिनियम का क्या लिखा है, तांबे या एल्यूमिनियम का क्या लिया है, तार। अब क्या बोल रहे हैं, तार के मुक्त सिरे पर मोम की सतह से एक पिन लगा दें। तो हमने इसका मुक्त सिरा, ये वाला जो सिरा है ना, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पिन लगा दी। मोम की सतह पर एक पिन लगा दी। पिन को तार के ऊपर रखकर उसके ऊपर पिघला हुआ मोम डालें। अब क्या बोल रहे हैं कि पिन को तार के ऊपर रखना है और उसके ऊपर पिघला हुआ क्या डालना है, मोम डालना है, और उसको ठंडा होने का वेट करना है ताकि वो वहां क्या हो जाए, जम जाए। अब क्या बोल रहे हैं कि इस सिर पिन को नीचे की ओर शिफ्ट करने के लिए तार को थोड़ा सा घुमा देना चाहिए। अब तार को क्लैंप वाले सिरे के नजदीक किसी स्थान पर बर्नर, ये क्या है भाई, बर्नर है, बर्नर बोल दे, है ना, या फिर क्या बोला है, स्प्रिंट लैंप से क्या करना है, गर्म करना है। तो ओवरऑल कुछ नहीं करना है, आपको एक मोटा तांबे या एल्यूमिनियम का क्या लेना है भाई, तार लेना है। तार का ये खुला सिरा है जहां पर ये मोम जो है वो लगी हुई है। पहले इसको पिघलाया, फिर इसको जमने के लिए छोड़ दिया है, और इस पे क्या लगी है, पिन लगी हुई है, और एक बर्नर को लेकर इस धातु के तार को जलाना या बर्न करना स्टार्ट किया है। अब क्या बोल रहे हैं आगे, ये देखा जाएगा कि मोम पिघल गया है। ये तो फैक्ट है ना। क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है, जो धातुएं होती हैं, कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं भाई, सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती है, सभी धातुएं होती हैं। बात समझ रहे हो। अब ये अगर ऐसी होती हैं तो चाहे कोई बर्तन ले लो, कोई भी मेटल ले लो, वो जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, तो जो भी इसको ऊष्मा मिल रही होगी वो उसे क्या करता चलेगा, पास करते चलेगा, अपने पास नहीं रखेगा। वो उसे अपने पास नहीं रखेगा बल्कि उसे क्या करता चलेगा, पास करता चलेगा। और जब वो उसे पास करता चलेगा तो यहाँ पर रखा मोम क्या होगा भाई, पिघलने लगेगा। इससे पता चलता है कि धातु के तार से ऊष्मा प्रवाहित होती है पर धातु का तार जलेगा नहीं। इसके अलावा लंबे समय तक गर्म करने के बाद भी तार आसानी से पिघलता नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि धातुओं का गलनांक कैसा होता है, हाई होता है, उच्च होता है। इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। सुनो, होता क्या है कि जैसे हम गैस पर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने कोई बर्तन लिया है ना, कढ़ाई बोल दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बात को समझना, है ना। हमने लिया है और हमने उसमें डिसाइड किया कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, खाना। मान लो कि आपको क्या बनानी है, सब्जी बनानी है। अच्छा, आपको एक बात तो पता है ना, आपको एक बात तो पता है क्या ऐसा होगा कि आपने इसमें तेल डाला और तेल डालने के बाद आपका फोन आ गया
और आप फोन पे बात करने चले गए, तो क्या पॉसिबल है कि ये जो धातु थी, ये मेटल की जो कढ़ाई थी वो जल जाएगी, वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी क्या, जल जाएगी क्या, वो मेल्ट हो जाएगी क्या? क्या ये पॉसिबल है क्या? क्या ये गलने लगेगी क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो खाना बनाने के लिए जिन बर्तनों का यूज़ किया जाता है ना, जिन भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना कि उनका गलनांक कैसा होता है, हाई होता है। क्योंकि जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही क्या होती हैं भाई, सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जो मदर है, हमारी जो मम्मी है, वो किसी एक ही मेटल में कई बार क्या करती हैं भाई, सब्जी भी बना दिया, फिर उसको निकाला, छौका भी मार दिया, फिर उसको निकाला, फिर वहाँ राइस भी बना दिए। राइस तो ऐसे नहीं बनता इसमें, वो कुकर में बनता है, मतलब XYZ चीजें एक ही चीज में बना दी, पर वो जलता नहीं है कभी, है ना। जलेगा कब? जब उसमें आप उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करोगे, आप गैस बुरी तेज कर दोगे और उसको बहुत देर के लिए छोड़ दोगे, तब तो सब जल जाएगा। लेकिन जलने की बात यहाँ नहीं चल रही। क्या हमारा जो मेटल था वो पूरा पिघल जाएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अभी और समझेंगे, अपवाद भी देखेंगे कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। चलो और समझो, पहले बोर्ड पे ही देखेंगे तो हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना कि ये जो मोम है भाई, जब ये इसको क्या देगा, ऊष्मा को पास करेगा, तो जब ऊष्मा को पास करेगा तो ये वापस से क्या होना स्टार्ट कर देगा, मेल्ट। लेकिन ये तांबा या एल्यूमिनियम का जो तार होगा वो नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सबसे अच्छा, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक या गुड कंडक्टर क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे कि मैम वो है चांदी। लेकिन ये गुड कंडक्टर है, तो हमारे घर में जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, तो उनमें कभी हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? हम वायर्स में जो तार होते हैं उनमें कभी चांदी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? भाई चांदी महंगी होती है, चोर चुरा के नहीं लेके चला जाएगा, पता चला फिर घर के तार भी चोरी होना स्टार्ट हो जाए। ये विद्युत और ऊष्मा जो मेटल्स होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। चांदी जो होती है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होती है, सुचालक होती है, बट इसका प्रयोग ये महंगी होती है, इसका हम नॉर्मली घर में वायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हम किसका करते हैं? एल्यूमिनियम के बाद तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है ना। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि तांबा जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। तो नॉर्मली हम किसका यूज करते हैं भाई? इनका यूज करते हैं। यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तन और पानी के जो बॉयलर होते हैं आमतौर पर तांबे या एल्यूमिनियम। चांदी तुलनात्मक रूप से महंगी होती है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? तांबे का या एल्यूमिनियम से बने बर्तन का ही यूज करते हैं। क्योंकि चांदी के बर्तन में खाना बनाओगे क्या? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि वो तो महंगा होता है। इतने अमीर तो हम है नहीं, इतने अमीर होते तो क्या बात होती, बट ऐसा नहीं है। धातुओं में सीसा ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है। ये धातु तो है लेकिन इसने नाक कटवा कर रखी है, ये कैसी है? बैड कंडक्टर होती है। सीसा, लेड की अगर मैं बात करूं तो ये विद्युत छोड़ो अभी, ये ऊष्मा का क्या है? बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, सबसे खराब चालक है, यानी कि ये क्या है भाई? बैड कंडक्टर है ना, बैड कंडक्टर है। क्या है भाई? लेड यानी कि सीसा। बात समझ में आ रही है? सबसे अच्छा कौन सा है? चांदी है। लेकिन हम इसका प्रयोग घरों के वायर्स में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। बर्तनों में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किस मेटल का किया जाता है? तांबे का और एल्यूमिनियम का, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पारा धातु ऊष्मा का कुचालक है। पारा भी एक धातु है जो विद्युत और ऊष्मा, या विद्युत छोड़ो ऊष्मा की बात करते हैं। अभी ऊष्मा ही पढ़ा रही हूँ ना, बार बार वही नाम आ रहा है क्योंकि मैं मोस्टली मिक्स करके पढ़ाती हूँ, बट मैं आज अकेला इंडिविजुअली पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज बैठा सकूं दिमाग में। तो अगर धातु की भी बात करूँ ना तो वो भी ऊष्मा का क्या है भाई? बैड कंडक्टर होता है। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि मैम ने हमें ये बताया कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी गुड कंडक्टर होती हैं। किसकी? ऊष्मा की। और सभी धातुओं का गलनांक कैसा होता है? हाई होता है। तभी हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, जिनमें जो मेटल्स होते हैं, जिनमें हम खाना बनाते हैं, वो जलते नहीं हैं। वो क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि वो विद्युत की नहीं, ऊष्मा के कैसे होते हैं? सुचालक। विद्युत के भी सुचालक होते हैं वैसे, तो ऊष्मा के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं, जिनके कारण वो मेल्ट नहीं होते हैं, गलते नहीं, क्योंकि उनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है, चलो 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 चलो, आई थिंक आपको यहां तक सब समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। चले भाई आगे आते हैं अब हम
इतनी सारी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं विद्युत की सुचालकता के ऊपर। मैं जो बार बार बोल रही थी ना कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की तो सुचालक होती हैं, लेकिन ये विद्युत की भी सुचालक होती है। दोनों सेंटेंस याद करना, और इनका गलनांक हमेशा कैसा होगा, हाई ही होगा, उच्च ही होगा। ठीक है, सो सुनो, धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, विद्युत की बात करें, तो वो भी कैसी होती है, धातु में कैसी होती है, गुड कंडक्टर होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक विद्युत परिपथ स्थापित करते हैं, क्लिप ए और बी के बीच धातु की पट्टी या तार, उदाहरण के लिए जैसे तांबा हो गया, है ना। जैसे क्या बोल रहे हैं कि क्लिप ए और क्लिप बी के बीच क्या कर रहे हैं, तो धातु की पट्टी या तार, जैसे कि चाहे वो तांबे का हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, लोहे का हो गया, उसे क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, अब ये क्या है भाई, बैटरी है, और इस बल्ब को क्या करना है, जलाना है, और ये क्या है, स्विच है। अब ये क्या है, स्विच है, तो ये देखा जाएगा कि बल्ब क्या होता है, चमकने लगता है। जब हम इनको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट, किससे कनेक्ट कर रहे होते हैं, चांदी, लोहे, एल्यूमिनियम, ये तांबे के वायर से, पट्टी से, ये तार से, है ना। बट चांदी का हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कैसी होती है, महंगी होती है। नॉर्मली हम किसका करते हैं, तो हम इन्हीं का ही यूज करते हैं। सो जब हम इसको आपस में कनेक्ट होंगे तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जिसके कारण, और एक चीज और, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी, है ना। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, जो बल्ब है वो जलने लगेगा। देखो ये थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी यहाँ पर थोड़ा घुसने की कोशिश कर रहा है, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है। तो केवल इस एग्जाम्पल को समझो कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो धातु है वो विद्युत की सुचालक है, इजीली उसी की वजह से ये प्रोसेस हो रही है। तो ये देखा जाएगा कि बल्ब चमकने लगता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि धातु की पट्टी या तार से विद्युत धारा इजीली कैसी हो रही है, फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। क्लियर। विद्युत का संचालन या विद्युत धारा का प्रवाह धातु में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्रीली घूमते हैं, मुक्त रूप से प्रवाह होते रहते हैं, जिनके कारण ये पूरी क्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो ध्यान रखना है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा के साथ साथ विद्युत की भी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। पर आगे की कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अलग अलग धातुएं अलग अलग हद तक बिजली का संचालन करती है, सच है। हर एक धातु अपने तरीके से ये काम करती है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, जबकि पारा विद्युत का खराब चालक है। थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी ना, पारा का भी बार बार नाम ले रही थी कि विद्युत का भी कुचालक है, पर मैंने कहा भी रुक जाओ, क्योंकि मैं वहां इकट्ठा बता दी कि तो आपके माइंड में पूरा मिक्स हो जाता। तो फिर से सुनो, किस धातु, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, तो आंसर क्या होगा, चांदी। ठीक है, लेकिन चांदी महंगी होती है, तो हम उसका प्रयोग वायर के फॉर्म में नहीं करते हैं। इसके साथ आइएगा, क्योंकि यह विद्युत धारा के प्रवाह को बहुत अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है ना। इसी के साथ तारा और पारा क्या होता है, विद्युत का सबसे खराब चालक होता है, किसी काम का नहीं है ना ये विद्युत का, ना ये ऊष्मा, सबका कैसा है, खराब चालक, बैड कंडक्टर होता है। तांबा और एल्यूमिनियम चांदी और सोने की तुलना में सस्ते होने के कारण बिजली के तार बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन तारों को पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसकी बात चल रही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात चल रही है, जैसे प्लास्टिक से ढका जाता है। क्यों ढका जाता है, क्योंकि यह एक इंसुलिन सामग्री है और तार के माध्यम से विद्युत प्रवाह प्रवाहित होती है, होने पर गलती से छूने पर हमें बिजली का करंट लग जाता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपकी एनसीईआरटी में भी आई थिंक नहीं दी गई है, बट फिर भी मैंने आपको बताई है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है और किसके कारण ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब कुछ अपवाद है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम धातु है, लेकिन इनका गलनांक कैसा होता है, तो इनका गलनांक कम होता है। अब आप कहेंगे मैम ये गलनांक कहाँ से आ गया है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जितनी भी धातुएं होती हैं सभी का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, यानी कि हाई होता है। लेकिन ये कुछ ऐसी धातुएं जिनका गलनांक कैसा होता है, कम होता है। ये कुछ ऐसी धातुएं जिनका गलनांक कैसा होता है, कम होता है। दरअसल गैलियम और सीजियम का गलनांक इतना कम होता है कि ये हथेली पर रखने पर भी क्या हो जाती है, आसानी से पिघल जाती है, इतना कम इनका गलनांक होता है। ठीक है, बाकी सभी धातुओं का गलनांक उच्च होगा, केवल इनको छोड़कर। जिनमें सबसे कम किसका होता है, तो गैलियम और सीजियम का ही होता है। इस चीज का ध्यान रखना, विशेष रूप से अगर पूछे तो इन दोनों का होता है। दैट्स इट। ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जो हमें पता होने चाहिए थे, जो मैंने आपको बता दिए।
अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। कमेंट सेक्शन में बताओ सारी चीजें समझ में आ रही है ना सबको। मैंने आपके लिए ये भी डिसाइड किया है कि जब हमारा ये सेशन हो जाएगा, जैसे हमारा धातु और अधातु वाला पार्ट हो जाएगा, तो मैं इसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ध्वनिक की बात करते हैं। तो कौन कौन से गुण पढ़ लिए हैं। तो हमने ये जाना है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं, तो उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। और उसके पहले हमने जाना था कि सभी धातुओं में चमक होती है और सबसे ज्यादा चमकदार धातु कौन सी है, तो वो चांदी है, फिर सोना है ना। और दूसरी भी धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों है। सेकंड नंबर पे हमने देखा था आघात वर्धनीयता के बारे में। मैम ये आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो किसी भी धातु को ठोक पीट कर उसे पतले से चादर में बदलने की प्रक्रिया ही आघात वर्धनीयता कहलाती है। देखो आघात मतलब किसी को चोट पहुंचाना, समझ रहे हो। फिर थर्ड मैंने आपको तन्यता के बारे में बताया था, जहां हमने देखा था कि हम धातु को क्या कर सकते हैं, खींच तान कर एक पतले से तार में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था, 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा पॉइंट हमने देखा था कि जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक हमेशा कैसा होता है, उच्च यानी कि हाई होता है। फिफ्थ पॉइंट हमने ये देखा था कि जो धातु हैं उनमें हमने ये जाना कि उनका ये विद्युत और ये ऊष्मा की तो सुचालक होती हैं, लेकिन ये विद्युत की भी सुचालक होती हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि धातुओं में ध्वनिक का गुण भी होता है। भाई धातुओं को अगर आप ऐसे बजाओगे, टकराओगे, आवाज आई ना आवाज, तो इनमें क्या होता है, ध्वनिक का गुण होता है। मतलब आप किसी भी धातु को अगर किसी चीज से टकराएंगे तो वो एक साउंड देगी, एक आवाज देगी। तो धातुएं ध्वनि युक्त होती हैं, अर्थात वे कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब ये गलती से मत सोचना कि आप ये जो रिंग पहनी है मैंने, आप ये मत सोचना कि इसको मैं टकराऊं और ये बिल्कुल भट्ट से आवाज दे। बम नहीं फोड़ा है मैंने यहाँ पर, समझ रहे हो, बम नहीं फोड़ा है यहाँ पर, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि हाँ ये साउंड देता है, ये आवाज देता है, ठीक है। जैसे स्कूल की घंटी इसी गुण का जीता जागता जो है वो उदाहरण है। स्कूल की घंटी जब बजती है तो ये कितना तेज साउंड देती है, कितना तेज आवाज देती है ना। तो वैसे ही सभी धातुओं में कौन सा गुण होता है, ध्वनिक का गुण होता है, सोनोरस जिसे हम बोलते हैं। यानी सभी धातुएं जो हैं वो साउंड प्रोवाइड कराती हैं किसी भी कठोर चीज से टकराने पर। चलो नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, यस एब्सोल्युटली राइट। सभी धातुएं कैसी होती हैं, कठोर पर बात क्या है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है भाई, जैसे सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया। बल्कि सोडियम को तो हम इजीली चाकू से काट सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये कठोर नहीं, धातु है लेकिन ये कठोर नहीं होती है, ये आसानी से चाकू से काटी जाने वाली धातु होती है, समझते हैं। उनकी कठोरता एक धातु से दूसरी धातु से भिन्न होती है, बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया आदि बहुत कठोर होते हैं और इसलिए इन्हें चाकू से नहीं काटा जाता है ना। उनकी कठोरता मतलब यहाँ पर बात चल रही है धातु की कठोरता, तो उनकी कठोरता एक धातु से दूसरी धातु से भिन्न होती है ना। और क्या बोल रहे हैं कि जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, तो ये सब कैसी होती है, कठोर होती है, आप इन्हें आसानी से चाकू से नहीं काट सकते। हालांकि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम जैसी धातुएं हैं वो काफी नरम होती हैं और इसलिए हम इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जिसमें सोडियम और पोटेशियम का तो भाई बहुत ही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्लियर, चलो भाई दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है होगी। चलो एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी कोई छुट्टी नहीं हुई है। अब हम शॉर्ट में पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में, है ना। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या था भाई, शॉर्ट में पढ़ो, हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट था चमक। हमने ये जाना था कि सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। सभी धातुएं चमकदार होती हैं, क्लियर, सभी धातुएं चमकदार होती हैं। यस मैम बिल्कुल सही कहा, अभी आपने ही तो हमें पढ़ाया था।
और मैम अब आप हमें शॉर्ट नोट्स बनवा रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो केवल सुनते चलो, है ना। अपनी लैंग्वेज में लिखो इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। सभी धातुएं चमकदार होती हैं, तो यहाँ सभी धातुएं तो आएंगी, लेकिन अगर विशेष रूप से पूछा जाएगा, विशेष रूप से पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा चमक किसमें होती है, तो आप क्या बोलने वाले हो? यस मैम, चांदी में होती है ना, सोना यानी कि गोल्ड में भी होगी। तो इनमें क्या होती है? सबसे ज्यादा चमक होती है। सेकेंड नंबर पे आ जाओ भाई। चमक के बाद शाइनी वाला पार्ट तो हमने देख लिया है ना। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर पे आघात वर्धनीयता, जिसे हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। मैम ये आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो सुनो, आघात वर्धनीयता मतलब ये होता है किसी भी धातु को ठोक पीट कर पतले से चादर में बदलने की प्रक्रिया। मेरी लैंग्वेज में लिखवा रही हूं, है ना। किसी भी धातु को ठोकने पीटने पर, या पीटना ही लिखते हैं, किसी भी धातु को पीटने पर पतले चादर में बदलने की प्रक्रिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हमने देखा किसी भी धातु को पीटने पर पतले चादर में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। क्लियर? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? चांदी। और आंसर क्या होगा? सोना। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, थर्ड नंबर पे आ जाओ। तो हमने क्या देखा था भाई? डक्टाइल का इसमें क्या होता है? गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। मैम ये डक्टाइल क्या होता है? तो किसी धातु को, है ना, डक्टाइल मतलब सुनो, किसी धातु को खींच तान कर पतले तार में बदलने की प्रक्रिया। पतले तार में बदलना, बस इतना लिख लेना, बदलना, क्योंकि बुक की लैंग्वेज मैंने आपको दे दी है, मैं अपनी लैंग्वेज बता रही हूं ताकि आपको चीजें क्या हो, याद हो। लेकिन सबसे ज्यादा तन्यता किसमें होती है? तो आंसर क्या होगा भाई? जो फ्लेक्सिबल होंगी। और फ्लेक्सिबल क्या होंगी? तो चांदी और सोना इसका एग्जाम्पल होगा, है ना। सभी धातुओं में तन्यता का गुण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? इन दोनों में होता है। ठीक है, चलो एक और नेक्स्ट आते हैं। तन्यता के बाद भाई नेक्स्ट आ जाओ, सभी धातुएं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख ही लेते हैं, सभी धातुएं विद्युत, मैं एक साथ ही लिख रही हूं, है ना, विद्युत और ऊष्मा। सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। एक्सेप्शन जरूर याद कर लेना। एक्सेप्शन क्या याद रखोगे? सीसा और पारा। ठीक है, ये दो चीजें याद रख लेना। लेकिन सभी धातुएं कैसी होती हैं? तो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि कैसी होती हैं भाई? गुड कंडक्टर होती हैं। ये कैसी होती है? विद्युत और ऊष्मा की गुड कंडक्टर होती हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। अंकिता सब कुछ है, लेकिन सभी धातुओं को तो बोल ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा चमक किसमें हुई? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता, क्योंकि धातुओं की पहचान ये कि उनमें ये गुण होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होगा? इन दोनों में, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं। समझ रहे हो?
वेरी गुड इवनिंग हर्षिता, स्वागत है आपका। काफी लेट हो आप क्लास में। चलो भाई बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, क्या बात है। जानबूझ के अपनी लैंग्वेज में लिखवा रही हूं ताकि आपको पूरी कहानी, पूरी पिक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको पूरी कहानी और पिक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। और बैड कंडक्टर में बोलेंगे ना तो बता देना कि पारा और क्या है भाई, मरकरी, या और क्या है, सीसा। ठीक है, चलो यहां नोट डाउन कर लेंगे। एक्सेप्शन लिखी दूं मैं, अपवाद। सीसा यानी लेड, और मरकरी यानी कि पारा। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। हमारे 4 पॉइंट अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलती हूँ। ऐसे ले लेना इसका, है ना, ऐसे ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, 5th पॉइंट, 5वें पॉइंट की तरफ आ जाओ भाई। 5वां पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? 5वां पॉइंट हमसे कह रहा है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। यही था ना? ध्वनिक का गुण भी आ गया क्या? देखो 1 पॉइंट कम मिलेगा अपने को क्योंकि विद्युत और ऊष्मा वाला मैंने मिक्स करके पढ़ाया है, और वो गलनांक वाला भी याद रखना है ना कि उसका गलनांक हमेशा कैसा होता है, उच्च होता है। सभी धातुओं का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। और अगर पूछेंगे सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है किसका, फिर आप आंसर क्या दे दोगे कि 2 चीजें, एक तो गैलियम हो जाएगा और एक सीजियम होगा। मैं ये लिखवा ही देती हूँ, लिखवा देती हूँ। सभी धातुओं का गलनांक, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। अरे यार बोर्ड हैंग हो गया, 2 मिनट रुकेंगे, है ना, बोर्ड हैंग हो गया है। कितने पॉइंट हो गए थे, कितने पॉइंट हो गए थे? तो मेरे हिसाब से 5 पॉइंट हो गया था, है ना, 5 पॉइंट हो गए थे या 4 हुआ था, 5वां तो करना था ना। चलो देखो बोर्ड पर, थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया था, चलता है यार इतना तो 5वां पॉइंट क्या लिखोगे? सभी धातुओं का, सभी धातुओं का, सभी धातुओं का गलनांक, गलनांक उच्च होता है, उच्च होता है। सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। बट इसके हैं एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। सभी धातुओं का गलनांक हाई होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? तो गैलियम, है ना। एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन है गैलियम, और एक और क्या है? और है सीजियम। गैलियम के बाद क्या हो जाएगा? सीजियम। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? बात समझ में आ रही है? तो अगर हमसे पूछेंगे गलनांक के बारे में तो बता देना सभी का कैसा होगा, हाई होगा। और एक चीज और, ये सारी चीजें नॉन मेटल्स पर अप्लाई मत कर देना, अधातु पर अप्लाई मत कर देना। सुन रहे हो ना? ये सारी उन पर अप्लाई नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ हम किसको पढ़ रहे हैं? धातु के बारे में। अधातु की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, अलग होती हैं, उनके गुणधर्म कैसे होते हैं, अलग होते हैं। चलो 6th पॉइंट की तरफ आते हैं। तो सभी धातुओं का गलनांक कैसा होता है भाई? उच्च होता है, यानी कि हाई होता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं अगला पॉइंट, सभी धातुएं, सभी धातुओं में पूरा नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं ध्वनिक। जी हाँ बिल्कुल सही सुना है। सभी धातुओं में कौन सा गुण होता है? तो भाई ध्वनिक का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? तो ध्वनिक का गुण होता है। एंड सबसे लास्ट में आ जाना, सभी धातुएं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, कठोर होती है। सभी धातुएं कठोर होती हैं। पारा को छोड़ देना है ना, मरकरी इसमें नहीं आएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे इजी लैंग्वेज में, साधारण भाषा में मैंने आपको बताया है ना। अभी मैंने पारा बोला है, पारा को साइड करो। सभी धातुएं कठोर होती हैं, एक को छोड़ देना और वो क्या हो जाएगा? और वो होगा सोडियम। एक और के साथ एक और ऐड कर दो, पोटेशियम।
तो ये क्या होती हैं, तो ये कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो आसानी से काटी जा सकती हैं। क्लियर? चलो भाई, सो दैट्स इट। अब हम एंड करते हैं अपने सेशन